हेलो एवरीवन। इस वीडियो से इस सीरीज से हम डिस्कशन शुरू करेंगे, एनालिसिस शुरू करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की सभी पास्ट ईयर्स के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका। हर क्वेश्चन पेपर का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उस डिटेल एनालिसिस में आप देखेंगे कि किस एरिया से, उससे आपको समझ आ जाएगा कि किस एरिया से, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कौन से जो एरियाज है वो आपके कोर एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस साल भर साल आपके रिपीट होते हैं। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आते हैं तो आपके कौन से एरिया से ज़्यादा आते हैं, फंडामेंटल राइट से आते हैं, आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड आते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड आते हैं, या अगर आपका जुरिस है तो वो किस जुरिस में आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस आते हैं, या अगर आपका पीआईएल है तो आपके इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स आते हैं। तो वो एरियाज हम जैसे जैसे पेपर डिस्कस करेंगे वैसे वैसे हमें क्लियर होते जाएंगे। जो पीयू की टेंडेंसी रहती है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लेने की, अगर हम बात करें लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो क्वेश्चन वो रिपीट करता ही करता है। चाहे वो आपका लॉ लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो 5 ईयर का हो, चाहे 3 ईयर का हो, चाहे माइग्रेशन के पेपर हो लॉ के, या फिर आपके एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम हो। तो जो आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं या जो सैंपल पेपर में आए हैं उनके सिमिलर या फिर सेम वो क्वेश्चंस भी आपके अगले साल के पेपर में रिपीट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इस साल का पेपर हुआ था 2026 का एलएलएम का, उसके बारे में। हालांकि उस क्वेश्चन पेपर पे काफी ऑब्जेक्शंस रेज की गई थी और उसके चलते हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 30 क्वेश्चंस को स्क्रैप भी कर दिया था इस पेपर से, क्योंकि उन क्वेश्चंस को ऐसा माना गया था कि ये आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं। लेकिन हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस थे, जैसे आपका ज्यूरिस था या फिर आपका प्रॉपर्टी लॉ था, वो हालांकि लिखे नहीं थे पीयू के प्रोस्पेक्टस में। आपकी सीईटी पीजी का जो प्रोस्पेक्टस है जिसमें आपके सारे पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में लिखा होता है, उस सिलेबस में लिखा नहीं था उन सब्जेक्ट्स के बारे में। लेकिन पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो आपका सिलेबस अमेंड हो जाए और एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेसली आपके वो नए सब्जेक्ट ज्यूरिस, इंटरनेशनल लॉ, आपके प्रॉपर्टी लॉ, ये सब भी उसमें लिख दिए जाएं। तो हमारे लिए वो एरियाज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि बाकी सब। तो आपके पीयू का एलएलएम का बैच, जो एंट्रेंस एग्जाम का जो आपकी तैयारी का बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला है। सबको पता ही है कि 3 साल का अभी तक हमारे पास जुडिशरी का रूल है प्रैक्टिस का, कि अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो 3 साल की प्रैक्टिस आपको मैंडेटरी है। हालांकि उस पर जजमेंट आ चुकी है जो कि अभी रिजर्व्ड है, तो अभी हमें उसके बारे में नहीं पता। लेकिन आपके एलएलबी करने के बाद या बीएलएलबी या बीकॉम एलएलबी करने के बाद आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अपने आप को एक्सेल करवाने का, जो कि आप जाओ मास्टर्स में, ताकि आप और अपने आप को रिफाइन कर पाओ। पीयू में आपके एलएलएम के एक 1 ईयर कोर्सेज भी होते हैं, 2 ईयर कोर्सेज भी होते हैं। उसकी वीडियोस हम आपको अलग ला के देंगे जिसमें आपको पीयू के एलएलएम के कोर्स के बारे में पूरे डिटेल में बताया जाएगा, किस में कितनी सीट्स हैं, क्या क्या सिलेबस है, वो सब हम उन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का इस साल का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो आपके नोट्स है ये बहुत ही ज्यादा आपके एक तरीके से इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसमें सिर्फ आपके वो 100 क्वेश्चंस नहीं हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, इसमें वो सभी और क्वेश्चंस हैं जो आपके उन क्वेश्चन से रिलेटेड है, या उन क्वेश्चन के साथ जो आपको हमें लगता है कि ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो भी नोट्स में ऐड की गई है। बहुत ज्यादा रिसर्च करके, रिफाइन करके नोट्स को आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। हर पेपर की एनालिसिस आपको ऐसे ही मिलेगी। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है जूरी लॉ अकेडमी का पाथ आफ्टर कॉलेज का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपके एलएलएम के जितने भी हम प्रोवाइड कर पाए फ्री रिसोर्सेज, या जितना भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाए, या जितने भी आपके वीडियोस बनेंगे उसकी जो पीडीएफ्स होंगी, प्रीवियस ईयर की एक्सप्लेनेशन की जो पीडीएफ्स होंगी, वो सब आपको उस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। द रियल पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट इज दैट दे आर, पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट पूछी है इन कंपैरिजन टू द सुप्रीम कोर्ट। पहला है सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, थर्ड है सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट जो हमारा सही ऑप्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ जुरिसडिक्शनल हायरार्की सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का मतलब, अब आंसर देखो सबको पता है क्वेश्चन क्या था,
आंसर क्या था, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को याद करने की बात नहीं है। एनालिसिस का मतलब होता है क्वेश्चन को समझा, ये आंसर ठीक क्यों है और बाकी आंसर ठीक क्यों नहीं है। ठीक है, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। हाई कोर्ट की पोजीशन सुप्रीम कोर्ट के लिए पूछिए। ए ऑप्शन तो बहुत ही माना सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, लेकिन पहला ही ऑप्शन पढ़ते हुए ठीक नहीं करना, हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। दूसरी चीज, हाई कोर्ट जो आपकी होती है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 214 से आपके हाई कोर्ट की प्रोविजन शुरू हो जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हाई कोर्ट्स का हाई कोर्ट्स के पास ही होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, तो ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? हाई कोर्ट के पास खुद ही है। उसके बाद क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है? बिल्कुल है। और जुरिस्डिक्शनल हायरार्की के पर्पस के लिए क्या वो सुप्रीम कोर्ट से नीचे आते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं? तो बिल्कुल आते हैं। हमें जुडिशरी की हायरार्की पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा एपेक्स कोर्ट है दिल्ली में। उसके बाद आते हैं हमारे हाई कोर्ट्स, जो हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं आज तक हमारे पूरे देश में। और उसके बाद हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब आ जाते हैं। उनको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि हाई कोर्ट्स का सबसे पहले तो आर्टिकल हमें याद होना चाहिए। हम डिटेल एनालिसिस में भी देख लेते, लिखा होगा यस, हाई कोर्ट आर देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्रिएटेड बाय आर्टिकल 214। और उनके पास क्या है? ओरिजिनल एपेलेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जुरिसडिक्शन। रिट जुरिसडिक्शन का हाई कोर्ट का आर्टिकल होता है 226, और सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? 32। बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज आर्टिकल 32, रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट नहीं होते सुप्रीम कोर्ट के, ना स्टेट गवर्नमेंट के होते। वो सिर्फ सबऑर्डिनेट होते हैं जुडिशियल हायरार्की के लिए। और एक और तरीके से सबऑर्डिनेट होते हैं एपेलेट कोर्ट को लेके, क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट एपेलेट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर हाई कोर्ट का भी कोई डिसीजन चैलेंज करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन को लेके और जुरिस्डिक्शनल हायरार्की को लेके हाई कोर्ट जो होते हैं हमारे, वो सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which of the following articles of the Constitution of India is considered as a classic example of horizontal application of fundamental right? सबसे पहले हमें समझना होगा कि horizontal application of fundamental right क्या होती है। दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हमारा फंडामेंटल राइट याद रखना पार्ट 3 से शुरू होता है। आर्टिकल 12 टू 35 होते हैं। आर्टिकल 12 देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्सिबिलिटी देता है कि यस, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, विच मीन्स that if the state violates your fundamental right, then you can go to the courts and can get your fundamental rights enforced by the courts. तो enforceability देता है सेक्शन आर्टिकल 13। उसके बाद 14 से 32 तक आपके फंडामेंटल राइट्स है। 33, 34, 35 आपके अलग कैटेगरी है, मार्शल लॉ को लेके, आर्म फोर्सेस को लेके, पार्लियामेंट की पावर को लेके। तो उसके बाद अब हमसे पूछा गया है कि अब हमें याद रखना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमें किसके खिलाफ मिले हुए हैं, यानी कौन हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो याद रखना, जो स्टेट होती है, यानी आर्टिकल 12 जो डिफाइन करे कि स्टेट में क्या क्या आएगा, स्टेट के खिलाफ ही हमें क्या मिले हुए हैं? फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट दी स्टेट, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले। लेकिन एक फंडामेंटल राइट आपका ऐसा है जो कि है आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो आपको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी मिला हुआ है। कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो, कोई भी आपके साथ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, छुआछूत के भावना आपके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका क्या है? एक कंप्लीट फंडामेंटल राइट है जो आपको स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के लिए मिला है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जो स्टेट प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों पे लगे उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जो सिर्फ स्टेट और उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज आती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, उनके ऊपर लगे उसको बोलते हैं वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? तो हमारी हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन का आंसर क्या होता है? आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी। वो ही चीज जो अभी हमने डिस्कस करी वो ही आपके एनालिसिस में लिखी हुई है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कम्युनिटी कैन बी डिक्लेयर्ड अ माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ। ये क्वेश्चन फिर से आपका किससे आया है? फंडामेंटल राइट से आया है। हमारे पास एक कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 29 और 30 आते हैं जिसमें आपके, उसमें आपके पास ये माइनॉरिटीज के ही आपके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें आपके पास तीन तरीके की माइनॉरिटीज दी हुई है, लैंग्वेज, रिलीजन और स्क्रिप्ट। और इनके ऑप्शंस के हिसाब से जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकती है और लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकती है। कास्ट या रेस आपका एक माइनॉरिटी का बेसिस नहीं है। ठीक है, याद रखना है कौन सा, आर्टिकल 29 एंड 30। और इसमें केस आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें हम माइनॉरिटीज की पोजीशन को फिर से रीअफर्म किया जाता है, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल राइट। इस पेपर में आपके 15 से लेके 20 क्वेश्चन तक कम से कम सिर्फ कहाँ से आए थे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आए थे। और उसमें भी आपके हद से ज्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से आए थे। तो ये क्वेश्चन हमारा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके। तो याद रखनी है पहली चीज, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे पास होता है आर्टिकल 25 टू 28, जिसमें आर्टिकल 25 हमें देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट, प्रोफेस रिलीजन का। ठीक है, तो क्या हमारे पास फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है एंड द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन है नॉट इंक्लूडेड पूछा, याद रखना है। इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर करने की फ्रीडम भी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, लिवाइंग ऑफ टैक्सेस और यूज ऑफ फंड्स ऑफ गवर्नमेंट। सॉरी, फॉर द प्रमोशन, यूज ऑफ फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिलीजन। नहीं, आपके पास ये फंडामेंटल राइट है कि आप अपना पैसा लगा के अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो, लेकिन क्या गवर्नमेंट फंड आप यूज कर सकते हो अपने प्रमोशन के लिए? तो यस, ओके। क्या आप गवर्नमेंट के फंड्स को यूज कर सकते हो टैक्स अपने रिलीजन के प्रमोशन के लिए? नहीं। आपके ये फंडामेंटल राइट है कि हाँ, आपको टैक्स नहीं लगेगा अगर आप रिलीजियस पर्पस के लिए कुछ डोनेशन कर रहे हो, और आप कर सकते हो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, बट गवर्नमेंट फंड्स आप ऑब्वियसली नहीं यूज कर सकते। आर्टिकल 25 से 28 हमने देख लिया। 27 क्या बोलता है? प्रोहिबिट करता है कंपेलिंग एनी पर्सन टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इट इज अ रिस्ट्रिक्शन नॉट अ राइट conferred, hence levying of taxes, use of government funds for promoting religion is not something included within the bundle of religious freedom। ठीक है, 25, 26 और 28 भी आपके लिखे हुए हैं। 28 है आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। 26 आपका एक्सेप्शन है कि आप जो हमारे ऑप्शन में था कि आप मेंटेन कर सकते हो अपना खुद रिलीजन। 25 वही कंसाइंस प्रोपेगेट प्रोफेस वाला। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368? इसमें क्वेश्चन में ही हमें एक आंसर दिया है। सबसे पहली बात तो कि आर्टिकल 360 जो सिंपल मेजोरिटी का प्रोसीजर होता है ना आपका पार्लियामेंट का किसी भी चीज को अमेंड करने का, वो क्या होता है? आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 होता है। सबसे पहली चीज, जो भी हम एक्स्ट्रा करेंगे साथ साथ वो आप लोगों को नोट करना है। जो हमारा अमेंडमेंट का पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है? पार्ट 20। जो हमारा अमेंडमेंट का आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है? आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट के कितने तरीके दिए हुए हैं? तो याद रखना, दो तरीके दिए हुए हैं। वो दो तरीके कौन से हैं? पहला है स्पेशल मेजोरिटी, और दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स।
ये 2 मेथड आपके हैं, आर्टिकल 368 2 मेथड के बारे में बताता है कि या तो पार्लियामेंट ही अपनी स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी से किसी चीज़ को अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस जो स्टेट्स हैं वो भी रेटिफाई करेंगी इस अमेंडमेंट को, तो ही चीज़ अमेंड हो सकती है। ये 2 वेज़ हमें दिए हुए हैं आर्टिकल 368 में। दैट्स व्हाई आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन विद अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बोथ, because some provisions are very difficult, very rigid to amend because they are contained under either category 1 or 2, or some provisions are very easy to amend which are done only by simple majority of the parliament. ओके, तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कौन सा प्रोविजन जो है वो अमेंड हो सकता है आपका, कैन नॉट, सॉरी, नहीं अमेंड हो सकता आपका 368 से। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट जो आपका पार्ट 1 का हिस्सा है, आर्टिकल 1, 2, 3, वो आपका सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट कर सकती है। और पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप भी आपकी क्या कर सकती है, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। यहाँ तक कि आपके इलेक्शन से रिलेटेड मेथड्स भी पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है, लेकिन डीपीएसपी को चेंज सिंपल मेजोरिटी से नहीं किया जा सकता। इट इज द डीपीएसपी कम्स अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। क्लियर है? चल, नेक्स्ट, एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एनी सब्जेक्ट एज पर, अपनी मर्जी से नहीं, जब मर्जी चाहे वो नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती तब होता है ये। ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ जी ठीक है। ऑन द एनी सब्जेक्ट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट, ये भी ठीक है। अब अ, सबसे पहले आप लोगों को पता क्या होना चाहिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का आर्टिकल, आर्टिकल 123 इज ऑफ प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 213 इज ऑफ गवर्नर। ऑर्डिनेंस होती कैसी पावर है, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट की पावर होती है लॉ मेकिंग की, लॉ बनाने की। वैसे लॉ मेकिंग पावर है हमारे लेजिस्लेचर का काम, जो हमारी पार्लियामेंट है उसका काम है। लेकिन अगर कभी किसी टाइम पे, अब हमारा लोकसभा है जो वो परमानेंट तो हाउस है नहीं, वो कभी कभी वो डिसॉल्व भी होता है हर 5 साल बाद। और जब हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लोकसभा सेशन में नहीं है, तब ऐसी कोई सिचुएशन आ गई देश में कि तभी की तभी क्या चाहिए हमें, उस सिचुएशन के ऊपर, उस एरिया के ऊपर एक लॉ चाहिए। ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस लॉ को बनाते हैं और उस लॉ को बोलते हैं हम ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था, तो इमीडिएट एक तरीके से लॉ की ज़रूरत थी, और हमारा पार्लियामेंट उस टाइम सेशन में नहीं था, और इमीडिएट लॉ की ज़रूरत थी फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर मेडिकल स्टाफ। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरीके से डर का माहौल हो गया था देश में उस बीमारी को लेके, कोरोना वायरस को लेके। और कोई भी जो था, लोग थे या उनके परिवार वाले थे जो बीमार हो रहे थे या जिनकी डेथ्स हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे थे, किसके साथ, हमारे डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ। उनको डेथ थ्रेट्स मिल रही थी, उनकी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, बहुत उनको हार्म किया जा रहा था। तो हमारे प्रेसिडेंट ने उस टाइम तभी एक ऑर्डिनेंस पास किया था इसी चीज को लेके, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द मेडिकल स्टाफ ड्यूरिंग द कोरोना वायरस टेन्योर। तो इमीडिएट नीड थी, तो उन्होंने क्या पास किया, ऑर्डिनेंस पास किया। अब ऑर्डिनेंस की आपकी पावर होती कितनी है, याद रखना, जो आपका प्रेसिडेंट है और जो आपका गवर्नर है, ये हेड होते हैं ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड। इनकी पावर्स को एक्सटेंसिव होती है विद लेजिस्लेचर। इनकी होगी पार्लियामेंट के साथ और गवर्नर की होगी स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। यानी लेजिस्लेटिव पावर की बात कर रही हूँ, यानी जिस हद तक जिन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती थी, उसी हद तक उन्हीं सब्जेक्ट्स पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। जिन सब्जेक्ट पे जिस एक्सटेंट तक स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली लॉ बना सकती है, उसी सब्जेक्ट पे उसी एक्सटेंट तक गवर्नर भी ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकता है। यानी प्रेसिडेंट यूनियन की पावर से बाहर नहीं जा सकता, गवर्नर स्टेट की पावर से बाहर नहीं जा सकता। जितनी पावर पार्लियामेंट की है उतनी ही प्रेसिडेंट की है लॉ मेकिंग में, और जितनी पावर आपकी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की है, उतनी ही कितनी है, किसकी है, गवर्नर की। गवर्नर का आर्टिकल क्या है, 213, प्रेसिडेंट का है 123। और एक और चीज हम यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किन सब्जेक्ट्स पे यूनियन बनाएगी, किन पे स्टेट बनाएगी। तो याद रखना,
हमारे पास 7th शेड्यूल है। कितने शेड्यूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल? 12। जब बना था तब कितने थे? 8। 4 कैसे ऐड हुए? अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। ठीक है? कितनी चीजें होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत ऐसे डिटेल में चल जाएंगे बट फिर भी बता रही हूँ। 3 चीजें होती है, आर्टिकल्स, पार्ट्स और आपके शेड्यूल्स। ठीक है? 448 आर्टिकल्स है अभी हमारे पास। पार्ट्स कितने हैं हमारे पास? 25। शेड्यूल्स कितने हैं हमारे पास? 12। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है? इन पे भी क्वेश्चन आता है। तो 7 शेड्यूल में हमें 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स में सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है और कंकरेंट पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। तो यानी यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स पे ही प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कर सकता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे गवर्नर ऑर्डिनेंस कर सकता है, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास रिट जुरिस्डिक्शन का आर्टिकल फिर से आ जाता है, 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट। रिट हमारे पास वैसे कितनी तरीके की रिट होती है तो याद रखना, रिट आर इलस्ट्रेटिव इन नेचर, यानी कोई डिफाइन नंबर नहीं है कितनी तरह की रिट्स हो सकती है। बट अगर क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी रिट्स आर प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन देर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, विच आर हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, quo warranto, prohibition एंड certiorari। ठीक है? जिसमें से हमें क्वेश्चन आया है किसका? मैंडेमस का। तो याद रखना, मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड, किसी को ऑर्डर देना। अब ऑर्डर कौन देगा? कोई सुपीरियर अथॉरिटी देगी। देगी किसको? कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को देगी कि आप ये काम करो। आई कमांड यू टू डू दिस वर्क। मैं आपको कमांड करता हूँ। और आप कमांड किसको कर सकते हो? जिसकी कोई ड्यूटी होगी काम करने की, उसी को तो कमांड करोगे ना। यानी जिसकी कोई स्टैट्यूटरी लीगल ड्यूटी है काम करने की, उसको आप कमांड कर सकते हो। आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को कमांड नहीं कर सकते कि ये काम करो। आप पार्लियामेंट को, हमारी कोर्ट कमांड नहीं कर सकती कि ये लॉ बनाओ। या आप किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं कर सकते, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी को नहीं कर सकते। हमारे लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग का ऑर्डर नहीं कर सकते। हमारे कोर्ट्स सिर्फ वो अथॉरिटी, सिर्फ वो लोग जिनके ऊपर एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है कि उनको ये काम करना है, सिर्फ उनको वो ऑर्डर कर सकते हैं कि डू दिस वर्क, आई कमांड यू टू डू दैट वर्क। ओके? तो मैंडेमस किसके खिलाफ यूज होती है, किसके खिलाफ इशू हो सकती है? कंपनी जिसके पास स्टैट्यूटरी पब्लिक ड्यूटी है, हाँ जी हो सकती है। अगर सिर्फ कंपनी होता, आंसर ना होता। कंपनी, उसके पास स्टैट्यूटरी यानी लॉ ने ड्यूटी दी है, उसके खिलाफ हो सकती है। लेजिस्लेचर पे नहीं हो सकती, गवर्नर पे भी नहीं हो सकती। गवर्नर, लेजिस्लेचर, जुडिशरी से इंडिपेंडेंट है, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास नहीं हो सकती। ओके? चलो, आर्टिकल 38 डज नॉट enjoin द स्टेट टू strive to promote the welfare of the people। आर्टिकल 38 के सीधा सीधा स्टेटमेंट देख लो क्या बोलता है। डायरेक्ट द स्टेट टू स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर फॉर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। 32 टू ऐड हुआ था जो बोलता है स्टेट टू मिनिमाइज inequalities in income and eliminate inequalities in status, facility and opportunity, promoting the spirit of common brotherhood, however is the language of the preamble। fraternity का जो टर्म है, यानी आर्टिकल 38 जो डज नॉट पूछा है, तो ब्रदरहुड वाला जो आपका ऑप्शन है वो 38 में नहीं आता, डीपीएसपी में नहीं आता। वो किधर आता है? प्रियम्बल में आता है, जहां पे हमारे पास एक टर्म आती है फ्रेटर्निटी। ठीक है? फ्रेटर्निटी इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो जो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक है? वो डीपीएसपी में नहीं है, वो प्रियम्बल का हिस्सा है। तो 38 में ये सब आता है, ब्रदरहुड नहीं आता। Next, Article 350A of the Indian Constitution imposes which of the following duties on the state? 350A की हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं।
स्टेट के ऊपर ड्यूटी कास्ट करती है और लोकल अथॉरिटी पे भी करती है, टू एंडेवर टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग और द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। क्या बोलता है 350 ए? इस पेपर में लैंग्वेज से रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, यानी एक तरीके से हमारे पंजाब में और हमारे पूरे देश में ही लैंग्वेज एक इशू चलता रहता है। और जैसे अभी आपका इशू चल रहा था, पब्लिक एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो जाते हैं, नीट का पेपर आपका लीक हुआ, पंजाब में आपके बहुत सारे पेपर्स लीक हुए, आपके आई थिंक सो केरला में भी लीक हुए हैं पेपर, कर्नाटका में भी आई थिंक सो पेपर लीक हुए हैं। तो वो भी एक करंट सिनेरियो था, उससे भी रिलेटेड उन्होंने एक लीगल उसको मोड़ दे के क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो लैंग्वेज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है पढ़ने के लिए। तो 350 एक इसके लिए बोलता है मदर टंग में ही प्राइमरी एजुकेशन दी जाए छोटे बच्चों को। नेक्स्ट करेक्ट पेयर बताना है, गोलकनाथ सुपरविजन ऑफ ट्राइब्यूनल है, नहीं चंद्र कुमार यूनियन ऑफ इंडिया राइट टू इन्फॉर्मेशन है, नहीं मेनका गांधी पोस्ट डिसीजनल हेयरिंग है, हाँ जी बिल्कुल, और पीवी नरसिम्हा राव डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3, मेनका गांधी वाला करेक्ट है। ओके, पहले हम ये देख लेते हैं कि पोस्ट डिसीजनल हियरिंग क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। हमारे पास एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दैट इज बोथ पार्टीज हैव टू बी हर्ड। यानी आपको कोई भी एक्शन लेना है तो आप दोनों तरफ की बात सुन के ही कोई एक्शन लोगे। इसको बोलते हैं प्री डिसीजनल हियरिंग। कोई एक्ट करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले आप सुनोगे, आप पार्टीज को नोटिस दोगे कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कोई कंप्लेंट है, कोई बात है, कोई केस आया है और आपके खिलाफ ही एक्शन लिया जा सकता है, तो आप आओ अपनी बात हमें बताओ। इसको बोलते हैं प्री डिसीजनल हियरिंग, डिसीजन लेने से पहले ही सुनवाई हो गई। अब बात आती है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग की, तो याद रखना ये एक हमारा लीगल एक्टिविज्म का एक कंसेप्ट है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। इसमें क्या होता है कि आपने कोई एक्शन ले लिया, आपने कोई एक्ट कर दिया। अब आपने वो एक्ट इसलिए कर दिया कि अगर आप पहले उस बंदे को नोटिस दे देते कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है, हम आपको पकड़ने वाले हैं, या आपके खिलाफ हमें एविडेंस मिल गया है, आप आओ अपनी बात बताओ, तो इतनी देर में हमें ये डर है कि वो इंसान क्या हो जाएगा, वो भाग जाएगा। ठीक है, हमारा जस्टिस देने का जो पर्पस है वो ही डिफीट हो जाएगा, वो हमारे पकड़ में नहीं आएगा, कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा जिससे उसको नोटिस देने से उसको पता चल जाएगा, वो सतर्क हो जाएगा कि मेरे खिलाफ यही हो गया, वो देश छोड़ के चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इस केस में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। मेनका गांधी जो आपकी एक जर्नलिस्ट थी, वो एयरपोर्ट पे जा रही थी इंडिया छोड़ के, कहीं किसी और कंट्री में वो जा रही थी, आई थिंक सो यूएसए और आई डोंट नो। ठीक है, और वहीं पर एयरपोर्ट पे ही एयरपोर्ट जो आपकी अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या किया, उनका पासपोर्ट जो क्या किया, सीज कर लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि उनको डर था कि ये उनके खिलाफ कोई ना कोई केस कंप्लेंट कुछ एविडेंस थे, और उनको डर था कि ये बाहर गई तो बाहर ही रह जाएंगी, वापस नहीं आएंगी, ये भागने के लिए बाहर जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को चैलेंज किया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस में तो चलो काफी सारी चीजें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोली और उस एक्शन को गलत ठहराया, लेकिन उन्होंने कंसेप्ट इजाद किया पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का, जिसमें उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे कुछ एक्शन गवर्नमेंट को लेने पड़ सकते हैं जिसमें वो पहले नोटिस ना दे। ठीक है, वो तभी के तभी एक्शन ले ले, क्योंकि अगर वो पहले नोटिस देगी उस इंसान को तो पर्पस ऑफ जस्टिस जो है वो डिफीट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्शन क्या है वो आर्बिट्रेरी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी मन मर्जी से। नहीं, वो एक्शन लेने के बाद आपकी हियरिंग होगी, दोनों इंसानों को बुलाया जाएगा, दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, ऑडियो अल्टरनेटम फिर भी होगा। उसको बोलते हैं पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, यानी डिसीजन तो ले लिया, एक्शन तो कर दिया, उसके बाद अब हियरिंग हो रही है, सुनवाई हो रही है। ठीक है, तो मेनका गांधी वाले केस में हमारे पास पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का कंसेप्ट निकल के आया था। और मेनका गांधी ने एक और चीज की थी, हमें इस केस ने हमें गोल्डन ट्राइंगल दिया था, आर्टिकल 14, 19 एंड 21। गोल्डन ट्रायंगल आपका क्या बोलता है? गोल्डन ट्रायंगल आपका बोलता है कि कोई भी लॉ है, अगर उसको आर्टिकल 21 के पैरामीटर को पास करना है वैलिड होने के लिए, तो उसको 14 और 19 को भी पास करना पड़ेगा। ये हमारा गोल्डन ट्रायंगल है।
यानी किसी भी लॉ को पास होने के लिए इन तीनों से गुजरना पड़ेगा, तभी उसको आर्टिकल 21 के फेवर में लॉ माना जाएगा, वरना उसको क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। यानी आर्टिकल 21 के स्कोप की अगर हम बात करें, तो वो किसने एक्सपैंड किया था? तो केस आपका यही है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर है? बाकी केसेस भी देख लेते हैं कौन किससे डील करता है। जो आपका गोलकनाथ वाला केस है, गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये डील करता था कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। तो इस केस ने बोला नहीं है, बट हमारे पास फिर 1973 में केस आया था, केसवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जिसमें 7:6 की एक जजमेंट आई थी। 38 जजेस का बेंच बैठा था, हाईएस्ट सिटिंग जजेस का बेंच बैठा था, जिसमें 7 जजेस ने, एक बहुत थिन वेफर लाइन डिफरेंस था, लेकिन 7 जजेस ने क्या बोला कि yes, the parliament can amend the fundamental rights under article 368, but the parliament cannot amend the basic structure of our constitution। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, नींव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको हमारा पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकता। बाकी वो पावर्स उसके पास 368 में प्लेंटी ऑफ पावर है अमेंड करने की चीजें। उसके बाद चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच इटसेल्फ कंसर्न जुडिशियल रिव्यू ओवर ट्रिब्यूनल, ये डील करता है आपका सुपरविजन ऑफ ट्राइब्यूनल के साथ। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, ये आपका डील करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के साथ, कि जो आपके एमपीज एमएलए होते हैं, ठीक है, उनका जो कंडक्ट होता है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसके साथ ये केस डील करता है, जेएमएम ब्राइबरी केस। चलो आगे चलते हैं। Which of the following is not included in the definition of law under Article 13(1)(a)? तो लॉ की डेफिनेशन में आपके पास क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले आता है रूल, रेगुलेशन, आपके पास सॉरी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग इन इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, यानी 8 चीजें हो गई हमारे पास। ऑर्डिनेंस ऑर्डर आपके एक तरीके से हो गए सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, सॉरी, और रूल रेगुलेशन आपके हो गए सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, टेम्परेरी लॉज हो गए आपके ऑर्डिनेंस ऑर्डर ये सब, ठीक है। कस्टमरी प्रैक्टिस विद लीगल फोर्स, हाँ जी होती है। किसी भी कस्टम, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टम या यूजेज को अगर आपको लॉ बोलना है तो उसको लीगल फोर्स होनी बहुत जरूरी है, यानी लॉ जो हमारे देश का कानून है वो रिकॉग्नाइज करे कि यस, दिस कस्टम और यूजेज इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, देन ओनली अ यूजेज और कस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज अ लॉ, अदरवाइज even if it is a recognized practice, a religiously recognized practice, it cannot be considered as law as per article 13 clause 1 sub clause a। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज रिलीजियस प्रैक्टिस है, हमें रिकॉग्नाइज से कुछ नहीं लेना। आपका धर्म रिकॉग्नाइज करता है, आपका कल्चर रिकॉग्नाइज करता है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं लेना। लॉ रिकॉग्नाइज करता है, लीगल फोर्स है, तो लॉ माना जाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट अ लॉ। ओके, नेक्स्ट 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? 345 की स्टेटमेंट है, 345 की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर को परमिट करता है 345, फिर से लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या बोलता है? या तो स्टेट क्या करे, हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना ले, या फिर स्टेट क्या करे, अगर उसके स्टेट में कोई और ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है तो वो उसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना ले, एक या एक से ज्यादा, या हिंदी और उस अपनी स्टेट की लैंग्वेज को दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बना ले, ठीक है। यानी अलाउ करिए, चाहे हिंदी को बनाओ, अपनी बनाओ, हिंदी के साथ साथ अपनी बनाओ, मर्जी आपकी। बार नहीं कर रही कि हिंदी को ही बनाना है, या बार नहीं कर रही कि हिंदी बना ली तो कोई और नहीं बना सकता, ये भी बात नहीं करी कि कोई और लैंग्वेज बना ली तो हिंदी बना सकते, नो, कोई बार नहीं है। सिर्फ एक तरीके से यहाँ पर अथॉरिटी दी गई है स्टेट्स को कि आप बनाओ। एम्पावर करता है अडॉप्ट करना हिंदी, बिल्कुल। एम्पावर करता है कोई और लैंग्वेज अडॉप्ट करना, बिल्कुल। इफ स्टेट अडॉप्ट हिंदी एनी स्टेट लैंग्वेज एज ऑफिशियल इंग्लिश डज नॉट ऑटोमेटिकली, ये तो ऑप्शन ही इरेलीवेंट है, ठीक है। हमें क्वेश्चन के पूछे गलत कौन सा है, ये तो इरेलीवेंट है, हमें नहीं पता इंग्लिश बार होगी नहीं होगी। 345 बार करता है कि आप एक से ज्यादा स्टेट लैंग्वेज को आप नहीं कर सकते हिंदी के एडिशन में, तो गलत, बार नहीं करता, अलाउ करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, वेरी 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 इजी क्वेश्चंस, बिल्कुल आपके एंट्रेंस के टाइम पे ये क्वेश्चन आप पढ़ते हो कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने का ग्राउंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने का ग्राउंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ठीक है। और एक और चीज याद रखना कि
जो आपका प्रोसीजर है, जैसे आपका प्रेसिडेंट को रिमूव करने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। आर्टिकल 61 कहाँ दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। लेकिन जजेस को रिमूव करने का जो आपका प्रोसीजर है, वो कहाँ दिया हुआ है? जजेस इंक्वायरी एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिजिबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिटीजन होना चाहिए, हाँ जी। 35 होनी चाहिए, हाँ जी। मेंबर ऑफ काउंसिल के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, हाँ जी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, हाँ जी। मेंबर नहीं होता वो, इसमें लिखा है कि ही इज अ मेंबर, नो। वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्कस कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट क्या क्या है? आर्टिकल 63, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64, वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्वालिफिकेशन, सिटीजन तो होना ही चाहिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। मिनिमम एज 35, याद रखना। प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिमम एज इज 35। राज्यसभा एमपी, मिनिमम एज इज 30। लोकसभा एमपी, मिनिमम एज इज 25। क्लियर है? नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का भले ही चेयरमैन हो, राज्यसभा बोलते किसको? काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा बोलते हैं। और हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा बोलते हैं। ये लोअर हाउस होता है, ये अपर हाउस होता है। ठीक है, वेरी बेसिक। तो हम कहाँ थे? हाँ जी। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन तो होता है राज्यसभा का, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ना लोकसभा का होता, ना किसी स्टेट असेंबली का होता। कहीं का भी वो मेंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कल को अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई, वेकेंट हो गई, तो किसको प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करना पड़ेगा? वाइस प्रेसिडेंट को। और एक चीज याद रखना, एक प्रेसिडेंट की बात निकली है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो जाए, तो कितने टाइम के अंदर उसको रिफिल करना मैंडेटरी है? याद रखना, 6 मंथ्स मैक्सिमम। 6 मंथ तक आप क्या कर सकते हो? प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को बना दिया, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई बन जाएंगे प्रेसिडेंट, सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज कोई भी सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो बन जाएंगे। लेकिन विद इन 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स आपको फ्रेश इलेक्शन कराने पड़ेंगे, नए प्रेसिडेंट को आपको इलेक्ट करना पड़ेगा। और हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। क्लियर है? और एक और चीज याद रखना, जैसे राज्यसभा का आपका हेड होता है चेयरमैन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही लोकसभा के हेड को बोलते हैं स्पीकर। ठीक है, जैसे और याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। लेकिन लोकसभा के जो हेड होते हैं स्पीकर, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, जिसपे क्वेश्चंस भी आते हैं। और एक और चीज याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों के पास ही राइट टू वोट होता है, लेकिन वो वोट कैसा होता है? कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट किस केस में होता है? टाई के केस में। जब टाई हो जाता है तो फिर ये लोग आते हैं अपना वोट देने। क्लियर है? जितना जितना भी इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को साथ साथ हर क्वेश्चन के करा सकती हूँ, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कराओ। एंड जो आपकी एक्सप्लेनेशन लिखी है उसके भी आगे जाके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें, क्योंकि यू नेवर नो कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, और ऐसे ही चीजें कनेक्ट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्ट्रैक्ट में, जुरिस में, कहीं से भी आपने एक चीज पढ़ी, आपने उसके साथ दूसरी कनेक्ट की, दूसरी से तीसरी, तीसरी, सारा आपका रिवाइज हो जाता है एक तरीके से वो कंसेप्ट। तो जो भी चीजें एनालिसिस में लिखी है, दे आर वेल एंड गुड, उनको आपको याद करना है पीडीएफ में। बट जो भी एक्स्ट्रा चीजें हम समझ रहे हैं, वो भी आपको क्या करना है? इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकलवाना, हार्ड कॉपी करनी है, या अपने टैब्स में एडिट करना है। और जो भी हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसको साथ साथ इन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ नोट कर लेना है। अलग से नोटबुक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से नोटबुक वो कभी नहीं पढ़ी जाती, वो अलग ही रह जाती है। जहां आप पढ़ रहे हो वहीं पे लिखो, ताकि जब भी आप इस चीज को दोबारा पढ़ो, आपको फिर से वो चीजें रिकॉल हो। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following statement is not correct? No title can be conferred by the state related to military and academic distinction. किससे, कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड है ये हमारा? सॉरी, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 किसकी बात करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये बोलते हैं कि आप कोई भी टाइटल कन्फर नहीं करोगे एक्सेप्ट
दो इसके एक्सेप्शन है, एकेडमिक टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स। और पहला ऑप्शन तो यही बोल रहा है कि एकेडमिक मिलिट्री नहीं दे सकते, गलत। एकेडमिक मिलिट्री टाइटल आप दे सकते हो, और कोई टाइटल आप नहीं दे सकते, ना आप खुद को ले सकते, ठीक है। और कोई आपका सिटीजन है, या आपका कोई भी सिटीजन चाहे नॉन सिटीजन आपका ट्रस्ट का ऑफिस होल्ड कर रहा है अंडर द गवर्नमेंट, वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना फॉरेन टाइटल नहीं ले सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे। आगे चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से। ये पूछ रहे किस थ्योरी के हिसाब से न्यू स्टेट्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय द विल एंड कंसेंट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो आपका इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन है। हमारे पास दो थ्योरीज होती है, एक डेक्लेरेटरी थ्योरी, एक कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। डेक्लेरेटरी थ्योरी ये बोलती है वंस अ स्टेट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अ स्टेट, यानी एक टेरिटरी के, एक आपके पास टेरिटरी है, आपके पास पॉपुलेशन है, आपके पास गवर्नमेंट है, आपके पास सॉवरेनिटी है, यानी आपके पास लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने की कैपेसिटी है, आप एक स्टेट हो, ठीक है। अगर बाकी स्टेट्स बोल रही हैं कि आप एक स्टेट हो, वो सिर्फ डिक्लेयर कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है स्टेट तो आप पहले से ही बन गए थे। बट दूसरी स्टेट्स जब तक आपको कंसेंट नहीं देती तब तक आप स्टेट नहीं बनोगे, ये बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। यानी दूसरी स्टेट्स के विल या कंसेंट पे आप एक नई स्टेट बनेंगे। ये कौन सी थ्योरी होती है? हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। यही आपको एनालिसिस में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। टू एस्टैब्लिश लीगल पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दो फंडामेंटल एलिमेंट क्या चाहिए होते हैं? तो सैलमन ने हमें दो एलिमेंट दिए हैं, एनिमस पोजेशनिस और कॉर्पस पोसिडेंडी, जिसका मतलब होता है इंटेंशन टू पोजेस और आपका फिजिकल पोजेशन। यानी ये पेन मेरे पास है, इस पेन के मेरे पास अभी क्या है? फिजिकल पोजेशन है, ये मेरे हाथ में है, लेकिन क्या मेरे पास इसको इंटेंशन है इसको पोजेस करने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लास खत्म होगी, बोर्ड बंद होगा, पेन यहाँ क्लास में रखूंगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी, मेरे पास इसको पोजेस करने की इंटेंशन नहीं है। बट मेरा खुद का सेल फोन है, ओनरशिप की बात छोड़ दो, मेरे पास इसकी फिजिकल पोजेशन भी है, और यहाँ तक कि मेरे पास इंटेंशन भी है कि यस आई विल पोजेस दिस ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास माना जाएगा कि यस आई हैव द लीगल पोजेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास दो चीजें चाहिए, इंटेंशन और फिजिकल पोजेशन दोनों। 18 फॉर पोजेशन टू मेच्योर इनटू ओनरशिप अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन इट मस्ट बी। हमारे पास तीन नेक होते हैं एडवर्स पोजेशन में। वो तीन नेक्स क्या होते हैं? नेक बी, नेक क्लैन और नेक प्रिकैरियो। जो ये बोलते हैं कि जो आपके एडवर्स पोजेशन है, यानी आप ओनर नहीं हो, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हो, तो वो आप ओनर तब कब बनोगे? एडवर्स पोजेशन क्या बोलती है? जब आपकी जो पोजेशन है वो ओपन है, खुलेआम आप कब्जा करके बैठे हो, हॉस्टाइल है, उसकी ओनर की परमिशन के बिना करके बैठे, एक्सक्लूसिव है, ओनर के साथ नहीं ओन कर रहे आप खुद अकेले उसमें रह रहे हो, ठीक है। और कंटिन्यूअस है फॉर अ स्टैट्यूटरी पीरियड। जितना लॉ बोलता है कि 20 साल 30 साल तक होनी चाहिए, उतने साल तक कंटिन्यूअस है, बीच में टूटी नहीं है वो। तो ये सारी चीजें एडवर्स पोजेशन के अंदर होनी चाहिए। एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटस ऑफ अ डिसीज पर्सन इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में कोई इंसान मर जाता है तो फिर वो एक लीगल पर्सन नहीं रहता है, साफ सी बात है, उसके सारे लीगल पर्सन वाले राइट्स ऑब्लिगेशन खत्म हो जाते हैं। सिर्फ ज्यूरिस उसको एक राइट देता है, वो राइट है राइट टू रेपुटेशन, राइट टू आपका कहीं किसी उसमें फील्ड में कह लो प्रॉपर्टी, कि आपको कोई, आप मर भी गए हो तो आपकी बॉडी को, डेड बॉडी को कोई डिफेम नहीं कर सकता, और आपको एक प्रॉपर बुरियल आपका किया जाएगा, क्रिमेशन आपकी होगी जैसा आप चाहते थे उसके हिसाब से। ये एक डिसीज पर्सन के भी राइट जूरिस्प्रूडेंस में होते हैं, ठीक है। केल्सन थ्योरी ऑफ लॉ इज कॉल्ड प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। केल्सन की थ्योरी को प्योर थ्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने लॉ को सिर्फ प्योरली लॉ को डिस्कस किया है, ना उसमें मोरालिटी घुसाई, ना रिलीजन घुसाया, ना सोशियोलॉजी घुसाई, ना हिस्ट्री घुसाई, ना एथिक्स घुसाए, ना आपके कस्टम यूजेज घुसाए, कुछ नहीं उसने लॉ के साथ जोड़ा। उसने सिर्फ लॉ को डिस्कस किया कि जो स्टेट हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोविजंस, हमें ऑर्डर्स निकाल के देती है, लॉ बना के देती है, वो हमारा लॉ होता है। जो चलता आ रहा है, हिस्ट्री है, नेचर है, नो नथिंग। इसलिए उसकी लॉ को बोलते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ एंटिक्विटी, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज रिलेटेड मॉडर्न, दोनों एक ही बात कहती है। प्रेसिडेंट होता है जो पहले डिसीजन हो गए आपके, डिसाइड हो गए, उस वो ही आप मानो, क्योंकि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो पहले वाले डिसीजंस को, प्रेसिडेंट्स को। स्टेट डिसाइसिस का मतलब होता है स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, यानी जो आपने डिसीजन ले लिया, जो पॉइंट लॉ का एक बार सेटल हो गया जजमेंट्स में, वो क्या होगा आपका, वो ही आपका माना जाएगा आने वाले लॉ में, ठीक है। इसको बोलते हैं a point of law settled by a judicial decision, stare decisis. Next, to which of the following jurisprudential approaches
schools of thought does work of John Rawls could best be described to fall in. जॉन रॉल्स आपके कैसे थे? लिबरल मॉडर्न आपके थिंकर थे, तो उनका किस में फॉल करता है? लिबरल मॉडर्निज्म में फॉल फॉल करता है। लीगल पॉजिटिविज्म में आपके होते हैं ऑस्टिन हो गया, केल्सन हो गया, ये आपके पॉजिटिव स्कूल में आते हैं। कौन से स्कूल ने कंसेप्ट दिया था हमें ह्यूमन राइट्स का? तो याद रखना, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ जो है वो बोलता है कि जो राइट्स हैं एक इंसान को, वो बाय बर्थ उसको नेचर ने दिए हैं। राइट टू लिव, राइट टू हैव फूड, राइट टू हैव अ फैमिली, राइट टू स्पीक, राइट टू कम्युनिकेट, राइट टू मेक रिलेशनशिप, ये सारी राइट्स उसको प्रकृति ने दी है, नेचर ने दी है, स्टेट ने नहीं दिए हैं। तो उसको बोलते हैं नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, और जिसने हमें कंसेप्ट दिया है ह्यूमन राइट्स का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर अ प्रैक्टिस टू बिकम अ कस्टम? हमने पहले भी फर्स्ट पार्ट में भी देखा कि कोई भी कस्टम है, यूजेज है, वो कब माना जाएगा कि हाँ वो कस्टम यूजेज है? जब उसके पास लीगल फोर्स होगी। और लीगल फोर्स का हमारे पास यहाँ पर मैक्सिम है ओपिनियो जुरिस सिव नेसेसिटस, यानी बिलीफ ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टेट दैट द प्रैक्टिस इज फॉलोड आउट ऑफ अ सेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। ओके, इन कंटेक्स्ट ऑफ लीगल प्लूरलिज्म व्हाट डज द टर्म लीगल सेंट्रलिज्म रेफर टू? लीगल प्लूरलिज्म होता है स्टेट का भी लॉ चल रहा है, नॉर्म्स भी चल रहे हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस भी चल रही है, और भी कोई छोटी मोटी अथॉरिटीज हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनके भी लॉ चल रहा है, सब चल रहा है। सेंट्रलिज्म का मतलब होता है एक स्टेट, एक सेट ऑफ आपका अथॉरिटीज, उसने जो लॉ बनाया वही चल रहा है सिर्फ, ठीक है? तो लॉ ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेड बाय सिंगल सेट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, a document containing communication from a husband to his wife in the hands of a third person. Privileged communication husband wife की secured होती है, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ secured नहीं होती। तो थर्ड पर्सन के साथ अगर आपकी वो थर्ड पर्सन के हाथों में वो कम्युनिकेशन जा रही है, तो इट कैन बी एडमिसिबल इन एविडेंस। सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच की होती, तो इट इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस अनलेस द अदर स्पाउस गिव्स हिज और हर कंसेंट, ठीक है? 27 रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर BNS, वैसे BS से आएगा यहाँ पर। रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी क्या होता है? रेलिवेंसी होता है, हमारे पास सेक्शंस दिए हुए हैं BSA में, ठीक है? रेस्ट जस्ट डे के बाद से हमारे सेक्शन शुरू हो जाते हैं कि ये फैक्ट्स जो है हमारे रेलिवेंट है, टाइम है, प्लेस है, ओकेजन है, स्टेट ऑफ थिंग्स है, स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है? आपका कस्टम है, यूजेज है, ये सब आपके रेलिवेंट फैक्ट है। एडमिसिबिलिटी क्या होती है कि क्या ये चीज, ये फैक्ट एज एन एविडेंस कोर्ट में एडमिट हो सकता है? तो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी कहीं ना कहीं ओवरलैप करती है, क्योंकि रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल होते हैं, बट ये जनरल ब्लैंकेट रूल नहीं है। कुछ रेलिवेंट फैक्ट होते हैं वो एडमिसिबल नहीं होते, जैसे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। और जरूरी नहीं है जितने एडमिसिबल हुए वो सारे पहले रेलिवेंट भी थे, नहीं, कोई कोलैटरल फैक्ट्स भी होते हैं जो कोर्ट को लगता है हमारे पास सेक्शन है कोलैटरल एविडेंस के, वो भी एडमिसिबल हो जाते हैं, ठीक है? तो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी अलग अलग बातें हैं, ना ही वो सिनोनिमस है, ना ही वो कोएक्सटेंसिव है। If a witness who is unable to speak give his evidence in writing in the open court, वो एविडेंस भी ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। आप बोल के दे रहे हो कोर्ट में एविडेंस, ओरल एविडेंस। आप बोल नहीं सकते, आप अपनी बात लिख के दे रहे हो, वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं हो जाएगा, वो भी ओरल एविडेंस की कैटेगरी में ही आएगा। सेक्शन 54 एंड 55 ऑफ आप BSA ओरल एविडेंस। प्रूफ ऑफ फैक्ट डिपेंड ऑन, प्रूफ ऑफ फैक्ट किस पे डिपेंड करता है? याद रखना, कोई स्टेटमेंट है, कोई बात है, कोई फैक्ट है, वो उसका प्रूफ तब माना जाएगा जब हम देखेंगे कि किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि किस हद तक कितना हो सकता है कि ये इस बात सच है, ठीक है? उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो कितना सटीक है वो बात, वो नहीं देखा जाता। जैसे मैंने बोला कि मैं ऑफिस जाने के लिए निकली, तब मैंने देखा कि उस सामने वाले घर से बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, या मैंने देखा वहां से एक इंसान भाग रहा था जिसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था, या मैंने देखा कि जो मेरे घर के सामने ही रोड है वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ हुआ है। मैं अपने घर से ऑफिस के लिए जब निकली तब मैंने ये स्टेटमेंट दी। अब वहां पे सपोज अब इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो देखा जाएगा कि हाँ ये अपने घर से ऑफिस के लिए चलो 8:30 बजे निकलती हैं। CCTV पे चेक करा कि हाँ 8:15 पे ये गाड़ी उनके घर से 100 मीटर पहले थी, ठीक है, या इतनी पीछे थी, हाँ, या देखा कि CCTV में दिख रहा है कि वहां से कोई इंसान तो भाग के उस दूसरी गली में गया है जहाँ की CCTV में दिखा है, ठीक है? अब मैंने बोला कि 8:30 के आसपास, अब वो देख रहे हैं CCTV में कि नहीं ये तो 8:45 का टाइम है ना? मैंने बोला 8:30, 8:45, तो क्या मेरे फैक्ट क्या वो प्रूफ नहीं होगा? नहीं, एक्यूरेसी नहीं देखी जाती। मैं बोल रही हूँ कि मैं तो 8:30 पे 35 सेकंड पे, ठीक है, उसने तो व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, उसके यहाँ 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 3 छींटे थे, उसने नाइकी के शूज पहने थे, उसका हेयर कट ऐसा था। नो,
ये होते हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी एक्यूरेसी नहीं देखी जाती फैक्ट्स में, प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि हाँ, क्या वो इंसान उस दिन रात को उसके घर में रुका था। क्या वो ये सुबह अपने ऑफ़िस के लिए निकलती है। प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी कि क्या ये फैक्ट कितना हद तक सही हो सकता है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, एक्यूरेसी नहीं देखी जाती। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांज़ैक्शन जहाँ गया वहाँ एक ही टर्म आती है रेस्ट जस्टिस, ठीक है? सेक्शन आपका 4 थिंग्स डन इन सेम ट्रांज़ैक्शन। Which fact new factor affecting confession has been added? तो कन्फेशन में पहले 3 चीजें होती थी, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, थ्रेट, बट कोवर्जन भी अब ऐड कर दिया गया है। क्लियर है? सेक्शन 22 है आपका। रोल ऑफ हैश एल्गोरिथम का रोल क्या है? हैश एल्गोरिथम आपकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इंटेग्रिटी उनकी मेंटेन रहे, उनकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, इसलिए हैश एल्गोरिथम का यूज किया जाता है कि कंसेप्ट है आपके एविडेंस एक्ट में। पहले क्या होता था, बहुत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में बहुत ज्यादा टैंपरिंग होती थी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुई थी एडवोकेट्स के द्वारा कि ये आम आदमी इतना नहीं कर सकता और इतना आप स्ट्रिक्ट रूल मत लेके आओ। बट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक एविडेंस, फेक आपके रिकॉर्ड्स प्रूव ही नहीं हो पाता था कि ये जो चैट है, ये स्क्रीनशॉट है, ये वीडियो है, सही है या गलत है। तो इसलिए हैश एल्गोरिथम का कंसेप्ट लेकर आए थे हमारा नया जो एक्ट्स आए हैं बीएनएस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? हालांकि इसका आंसर की में सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है, लेकिन अगर आप अपना 112 सेक्शन देखोगे बीएनएस का, तो इसमें आपका व्हीकल थेफ्ट भी क्या है, एक पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ठीक है, थेफ्ट ऑफ व्हीकल लिखा हुआ है 112 में, थेफ्ट ऑफ व्हीकल या थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, बट दे हैव कंसीडर्ड दिस ओनली। For an opinion on a general custom or right to be relevant under 42 of BSA, the court must be in the process of forming an opinion as to कोई जनरल कस्टम या राइट के ऊपर कोई ओपिनियन देना है, तो ओपिनियन किस चीज के ऊपर आएगा? उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर आएगा कि क्या जिस समय की हम बात कर रहे हैं, क्या जो पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चन में है, उस टाइम पे ये कस्टम, ये राइट एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। एग्जिस्टेंस के ऊपर ओपिनियन आएगा, वो कहाँ से शुरू हुआ है, ओरिजिन उसकी, उसके अगर उसको वॉयलेट कर दिया, उसकी पनिशमेंट, वैलिडिटी, इन सब के ऊपर बात नहीं होती है। ठीक है, इसका आपका सेक्शन नंबर नहीं लिखा है, बट ये आपके जो रेलिवेंट फैक्ट्स के जो सेक्शन है उसके अंदर ही आता है ये। नेक्स्ट है, कोर्ट में रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ एनी मटेरियल थिंग अदर देन डॉक्यूमेंट फॉर इट्स इंस्पेक्शन इफ द ओरल एविडेंस रेफर्स टू इट्स एग्जिस्टेंस और कंडीशन। अगर मैंने कोई ओरल एविडेंस दिया, उस ओरल एविडेंस में मैं किसी डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ कि हाँ सर ये डॉक्यूमेंट है, उसकी पोजेशन में, वो दे नहीं रहा, या सर उस वो डॉक्यूमेंट देखो, उस डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी हुई है कि उसको मुझे कंपनसेशन देनी पड़ेगी, या वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या वो मुझे प्रॉपर्टी बेचेगा, तो क्या कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को मंगवा सकती है, प्रोडक्शन उसकी करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकती है। ठीक है, अगर किसी एग्जिस्टेंस या कंडीशन की बात उसमें होती है ओरल एविडेंस में तो। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अंडर 63 ऑफ बीएसए? 63 में अगर आपको क्या करवाना है, एडमिट करवाना है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तो सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें आप बताओगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिया है वो किस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में गया। आप सर्टिफाई करोगे कि हाँ जो हमने ये लिया था, एडमिशन किया था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वो यही रिकॉर्ड है, यही चिप है, यही पेन ड्राइव है, यही नंबर ऑफ वीडियो है, ऐसे। ठीक है, एंड डिस्क्राइबिंग द मैनर इन विच इट वॉज प्रोड्यूस्ड, वो मैनर भी आप बताओगे कि किस मैनर में हमने ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो एडमिट किया था। ठीक है, सेक्शन 63। नेक्स्ट है, इन द बीएनएस द टर्म ब्रिटिश कैलेंडर किससे रिप्लेस हो गया? जॉर्जियन कैलेंडर से रिप्लेस हो गया। सेक्शन 2 और 1 जो है आपका, जिसमें डेफिनेशन क्लॉजेस दिए हुए हैं आपके बीएनएस में, 2 एंड 3 सॉरी, उसमें आप देख सकते हो कि वहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी डेट या कोई भी जो हम टाइम बता रहे हैं वो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से माना जाएगा। कम्युनिटी सर्विस कैन नॉट बी अवॉर्डेड एज पनिशमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर बीएनएस? कम्युनिटी सर्विस आपकी क्या होती है? एक तरीके से एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है। ठीक है, एक पनिशमेंट आपकी होगी इम्प्रिजनमेंट, एक पनिशमेंट होगी आपकी डेथ, एक पनिशमेंट आपकी होगी कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, एक पनिशमेंट होगी आपकी फाइन, फाइन लगा दिया। कम्युनिटी सर्विस में क्या होता है, जैसे कि चलो तुमने शराब पी के पब्लिक प्लेस में हंगामा किया है, चलो तुम पूरे पार्क की इस बार सफाई करोगे। ठीक है, चलो तुम 100 पेड़ लगाओगे,
तुम 1000 बच्चों को खाना खिलाओगे, तुम एक मतलब ऐसे कुछ मोरालिटी और कुछ अच्छा भी हो सोसाइटी का, और वो भी उनके लिए भी रिफॉर्मेटिव, वो ऐसा काम करवाते हैं। किसके लिए नहीं करा सकते? डेफेमेशन, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंक पर्सन, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन के लिए कम्युनिटी सर्विस हो सकती है। 5000 से ऊपर की चोरी है, कम्युनिटी सर्विस नहीं हो सकती। ठीक है। Section 303 Clause 2 community service as an alternative punishment for theft is available only for petty theft of property valued below rupees 5000। ठीक है। डेफेमेशन में भी कम्युनिटी सर्विस दी है, मिसकंडक्ट में भी कम्युनिटी सर्विस दी है, नॉन अपीयरेंस में भी कम्युनिटी सर्विस दी है। Can a statement made by a person who is not a party to a suit be admissible under section 17 BSA? हाँ जी बिल्कुल, अगर वो इंसान लग रहा है कि रेलिवेंट है उस केस के लिए, तो कोर्ट उसकी जो स्टेटमेंट है वो एडमिट एडमिट कर सकती है। जरूरी नहीं कि वो पार्टी हो या विटनेस हो। ठीक है। पर्सन पोजीशन रेलिवेंट है केस के लिए तो कोर्ट कर सकती है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 जो इंडियन एविडेंस एक्ट की थी, तो वो बोल रहे हैं मेक स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन नॉट अ पार्टी टू अ सूट रेलिवेंट एडमिसिबल एज एडमिशन वेयर प्रूफ ऑफ दैट पर्सन पोजीशन और लाइबिलिटी इज इन इशू और एंड रेलिवेंट टू द मैटर इन डिस्प्यूट बिटवीन द एक्चुअल पार्टीज। अगर लाइबिलिटी पोजीशन ऐसी है, रेलिवेंट है, इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है, तो हो सकती है। Which of the following changes have been introduced to criminal procedure by BNSS? एडजर्नमेंट का राइट नहीं किया, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट भी नहीं किया, वीडियो रिकॉर्डेड कन्फेशन बिल्कुल किया है। ज्यादातर आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसको ही लेकर चेंजेस आए हैं तीनों एक्ट्स में, आपके बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। फिर है हु इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडेंस बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग अ केस ऑफ 179। कौन कौन एग्जेम्प्टेड होते हैं मैं वैसे बता देती हूँ, इसमें डिस्क्रिपेंसी है आंसर में। वुमेन एग्जेम्प्टेड होती है, कोई भी इंसान बच्चा 15 साल से कम है एग्जेम्प्टेड होता है, 65 से ऊपर एग्जेम्प्टेड होता है, किसी को एक्यूट इलनेस एग्जेम्प्टेड होता है, मेंटल फिजिकल कोई डिसेबिलिटी एग्जेम्प्टेड होता है। तो इसमें दो ऑप्शन दिया, 18 साल से कम, 60 ईयर से ऊपर, दोनों ही क्या है एक तरीके से गलत है, बट उन्होंने ए ऑप्शन दिया हुआ है। पढ़ सकते हैं आप, ये सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे। बीएनएसएस डिफॉल्ट बेल माइनर ऑफेंस के लिए 60 डेज की होती है, और जो ऑफेंस माइनर नहीं होते मेजर होते हैं उनके लिए डिफॉल्ट बेस होती है आपकी 90 डेज की। चलो, बीएनएस व्हाट इज पनिशमेंट इफ पर्सन अबेटेड कमिट्स द एक्ट विद अ डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज? इस क्वेश्चन में आपकी डिस्क्रिपेंसी थी, बट मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ए है मैं हूं, मैंने किसी ए पर्सन को अबेट किया, उकसाया कि तू उस सामने वाले बी पर्सन का क्या कर दे, मर्डर कर दे। मेरी इंटेंशन उसको मर्डर करवाने की थी। ठीक है, मैंने उसको उकसाया। अब याद रखना, अबेटर यानी जिसने उकसाया है, यानी मैं अबेटमेंट करने वाला, उसको वही सजा मिलती है जो एक्ट करने वाले को मिलती है। यानी जिसने मर्डर किया उसको भी मर्डर की सजा, मैंने मर्डर के लिए उकसाया, अबेट किया, मुझे भी मर्डर की सजा। अब जो बी ए पर्सन था जिसको मैंने उकसाया कि भाई बी का मर्डर कर दे, ठीक है, उसकी इंटेंशन कुछ और थी। ठीक है, उसकी उसकी अलग दुश्मनी थी, बट इतनी थी कि वो मर्डर कर दे। उसने सोचा मैं इसके हाथ पैर ही तोड़ूंगा। ठीक है, हाथ पैर तोड़ के इसको डिसेबल करके पूरी लाइफ के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, उसने उसके हाथ पैर तोड़िए, तोड़ दिए, एक्ट मैंने तो बोला था मर्डर कर दे, उसने हाथ पैर तोड़े। मुझे सजा किसके लिए होगी? मुझे सजा मर्डर के लिए ही होगी। ठीक है, मैंने जिस एक्ट के लिए अबेट किया था ना, भले ही वो कर रहा है नहीं कर रहा, मेरे को तो अबेटमेंट की सजा होगी, और अबेटमेंट की सजा वही होती है जो अटेम्प्ट, जो आपकी एक्ट करने की सजा होती है। ठीक है। अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज वॉइडेबल, वॉइडेबल मैरिज का सेक्शन याद रखना 12 होता है, वॉइड मैरिज का 11 होता है, डाइवोर्स का 13 होता है, म्यूचुअल डाइवोर्स का 13 बी होता है। ठीक है, वॉइडेबल कब होती है? जब मैरिज वाज नॉट कंज्यूमेटेड ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, इम्पोर्टेंसी का ग्राउंड है तो वॉइडेबल आप करवा सकते हो। ठीक है, वन पार्टी वॉज ऑलरेडी मैरिड यानी बाइगैमी वॉइड होगी। टाइम ऑफ मैरिज रिस्पोंडेंट वाज प्रेग्नेंट बाय द पिटिशनर, रिस्पोंडेंट प्रेग्नेंट है, वाइफ प्रेग्नेंट है हस्बैंड से ही, तो आप वॉइडेबल नहीं करा सकते। वाइफ किसी थर्ड पार्टी से प्रेग्नेंट थी तो वॉइडेबल करा सकते हो। मैरिज वाज परफॉर्म विदाउट प्रॉपर सेरेमनी, सेक्शन 7 की सेरेमनीज नहीं निभाई, सात फेरे नहीं लिए, सप्तपदी नहीं कराई, वॉइड मैरिज है। कोई वॉइडेबल नहीं होगा, सीधा वॉइड है मैरिज। सेक्शन 12
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर एसएमए। एसएमए के अंदर याद रखना कन्वर्जन का ग्राउंड नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट जो आपकी है उसमें कन्वर्जन का ग्राउंड आपका डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है। वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन अदर देन स्पाउस, अडल्ट्री ऑफ आपका ग्राउंड है। क्रुएल्टी भी ग्राउंड है। 7 साल की ज्यादा सजा होगी वो भी ग्राउंड है। लेकिन कन्वर्जन आपका स्पेशल मैरिज एक्ट में ग्राउंड नहीं है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट में है लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं है। सेक्शन 27, under the Special Marriage Act 1954, the marriage solemnized of any member of an undivided family who professes Hindu, Buddhist, Sikh और जैन religion, उसका उसके फैमिली के साथ जो रिश्ता है उसके साथ क्या इफेक्ट होगा। मैरिज सॉल्मनाइज कर ली अगर अनडिवाइडेड फैमिली में तो उसका अपने आप ही जो फैमिली है उसके साथ सेवरेंस हो जाएगा, यानी रिश्ता एक तरीके टूट जाएगा। आपका सेक्शन 19 बोलता है ये। ठीक है, शैल बी डीम टू इफेक्टिव सेवरेंस। सेक्शन 19 क्या बोलता है? द मैरिज सॉलिमनाइज्ड अंडर द एक्ट ऑफ एनी मेंबर, कोई भी इंसान है जो अनडिवाइडेड फैमिली का है। अनडिवाइडेड फैमिली किसकी है? वो हिंदू की है, बुद्धिस्ट की है, सिख की है, जैन की रिलीजन की है। शैल बी डीम्ड टू इफेक्टिव सेवरेंस फ्रॉम सच फैमिली, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पार्टीशन हो जाएगा, उसका सेवरेंस हो जाएगा उसकी स्टेटस का उसकी जॉइंट फैमिली के साथ, अगर आप किसी और रिलीजन के इंसान के साथ क्या कर लेते हो? शादी कर लेते हो तो। इन द सक्सेशन एट हु इज नॉट कंसीडर क्लास वन हेयर। क्लास वन हेयर में आपके कौन कौन नहीं आते? तो मदर आती है आपकी, आपकी डॉटर आती है, आपकी वाइफ आती है, आपका सन आता है। ठीक है, आपकी डॉटर, आपके सन के बेटा बेटी आते हैं, आपके डॉटर के आते हैं, लेकिन आपका ब्रदर नहीं आता। ओके, ओके, और फादर भी नहीं आता, ये भी याद रखना। ठीक है, कौन एंटाइटल नहीं है अडॉप्ट करने के लिए? अनमैरिड इंसान कर सकता है, डाइवोर्स भी कर सकता है। सॉरी, हस्बैंड अपनी वाइफ के कंसेंट के साथ कर सकता है, हस्बैंड अपनी वाइफ के कंसेंट के बिना नहीं कर सकता। सिमिलरली वाइफ भी अपने हस्बैंड के कंसेंट के बिना नहीं कर सकते अनलेस यू आर डाइवोर्स्ड। सेक्शन 7 वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेंट बहुत जरूरी है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द राइट टू परमानेंट एलिमनी इज अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। हिंदू मैरिज एक्ट आपकी परमानेंट एलिमनी का जो राइट है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को देता है, डिपेंडिंग कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। जो भी अगर हस्बैंड वाइफ पे डिपेंडेंट है, वाइफ ही कमाती थी, हस्बैंड घर संभालता था, तो वाइफ को हस्बैंड को परमानेंट एलिमनी देनी पड़ेगी। हस्बैंड काम करता था, वाइफ आपकी हाउस वाइफ थी, तो हस्बैंड को देनी पड़ेगी। सीआरपीसी में ऐसा नहीं है, सीआरपीसी में वाइफ ले सकती है मेंटेनेंस, बच्चे ले सकते हैं, माँ बाप ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पार्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अवेलेबल टू अ मुस्लिम वाइफ अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो सेक्शन 2 क्लॉज 5 इस एक्ट का हमें ग्राउंड देता है, जिसमें वो बताता है कि हाँ 4 साल से उसका पता नहीं है, 2 साल हो गए वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, 7 साल से ज्यादा की उसको सजा हो गई है। ठीक है, या 3 साल का भी आपका एक रूल होता है। सभी यहाँ पे ग्राउंड से लिखे शायद। ठीक है, इम्पोर्टेंसी हो गई है। इम्पोर्टेंसी अगर आपकी शादी के पहले की थी आप ले सकते हो डाइवोर्स, अगर शादी के बाद हो रही है इम्पोर्टेंसी, हस्बैंड बिकम्स इम्पोर्टेंट आफ्टर मैरिज, ठीक है, तो आप इस ग्राउंड पे डाइवोर्स नहीं ले सकते। इम्पोर्टेंसी आपका ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का, लेकिन ओनली इफ इट इज बिफोर द मैरिज। ठीक है, आफ्टर मैरिज यू आर बिकमिंग इम्पोर्टेंट, देयर इज नो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए? हमारे 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पीडीएफ आप लोग को चाहिए, टेलीग्राम पर चैनल है जूरी लॉ अकेडमी का, पाथ आफ्टर कॉलेज का, तो वहां पे आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। हर पेपर जो भी हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसकी ऐसे ही एनालिसिस की हम रिसर्च करके एनालिसिस करके आपकी पीडीएफ बना रहे हैं, तो वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।